क्रिएट किया बगैर बगैर अमल। तो इल्म तब काम आता है जो अमल के साथ हो, वरना मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म वही इल्म करके रख के जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं। अब आज के जो टॉपिक है, जस्ट लाइक डॉक्टर अलाउद्दीन ने एक दो दिन पहले पूछा आज का टॉपिक क्या, तो मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहता कि कौन सी टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करूं। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई टॉपिक को बताया कि उसकी अकसाम, तारीफ और उसकी, उससे हटके थोड़ा सा टॉपिक भी रहे ताकि सबकी सोच में थोड़ा बदलाव आए। ये जो टॉपिक आज हमने जो डिस्कस करने वाला है, ये टॉपिक मैं समझता हूँ इंतहाई अहम एक टॉपिक है, जो खास तौर पे सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, तमाम फील्ड में ये जो काउंसलिंग की जो बात होती है, द वर्ड काउंसलिंग, द वर्ड काउंसलिंग बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा सुनता है कि, मैं समझता हूँ काउंसलिंग का सबसे बड़ा किताब दुनिया में, सबसे अजीम किताब, वो है कुरान मजीद। वो मुसलसल इंसान को काउंसलिंग करता है, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग मौके पे, अलग अलग तरीके से, कभी डरा के, कभी धमका के, कभी मतलब अपने को सुकून की जो मैसेज देते हुए। ये इंसान के लिए क्यों जरूरत पड़ती है कि बार बार एक काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसी जुमा के दिन भी मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक अपने आप ईमान को ताज़ा करने की, अपने आप को काउंसलिंग देखने के लिए एक अच्छे तरीका बना है, कम से कम जुमा में भी जाके अपनों में थोड़ा सा। तो काउंसलिंग से मुराद ये है कि इंसान की जो फितरत है, हमारी जो फितरत है, वो है कि हम हर चीज को, हमारी जितने भी फाइव सेंस ऑर्गन है, ये फाइव सेंस ऑर्गन एक्चुअली हमको जाहिरी दुनिया की तरफ लेके जाते, बातिनी नहीं है। तो कभी भी हम लोग इस दुनिया के चक्कर में उलझ जाता है और उसके साथ साथ अपनी जो होश है, अपना तकवा है, खो जाते हैं। तो इंसान को चाहिए मुसलसल अपनी होश को वापस लाने के लिए। इसलिए सूफी लोग कहते हैं कि जो दम गाफिल वो दम काफिर। इस हम अपने आप को गफलत में गया। तो जब हमारे पास मरीज आता है, तो मरीज आता है तो मरीज की जो बातें सुन के ऐसा लगता है कि मरीज भी गफलत में, और जिस डॉक्टर के पास जाके वो तुम्हारे पास आया सब गफलत में। तो किसको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होते हैं मालूम? जब कुछ लोग सोए हुए और कुछ लोग जागे हुए। अब जागे हुए परेशान रहते हैं कि सोए हुए आदमी को देख के, सोए हुए आदमी को कोई मसला ही नहीं। अगर सब सोए हुए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है, किसी को मेडिकल में या तिब में किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होते? सब सोए हुए। मिसाल के तौर पे मरीज आता है, डॉक्टर साहब घुटने में प्रॉब्लम है, एमआरआई निकाला, एक्सरे निकाला, 15 साल हो गए, औरतों को दिखाया, उम्र क्या है, 35-40 का है, फिट है एकदम। डॉक्टर ने बोला हड्डी घस गया, बैठ के नमाज पढ़ो, काम वगैरह बंद करो, चलना फिरना बंद करो, आराम करो। अब मैं अगर मरीज को पूछे, ये सब एक्सरे एमआरआई निकालने के बाद में अगर एक डॉक्टर बता रहे, तो इसकी क्या जरूरत है? तुम खुद भी तो कर सकते है ना। वो तुमको चलने में तकलीफ है तो चलना बंद करो, कुछ करने में तकलीफ है तो करना बंद करो, नमाज में तकलीफ है तो कुर्सी में बैठो, बाथरूम में प्रॉब्लम है तो यूरोपियन कमोड में बैठ जाओ। इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है? अब ये चीज अगर उल्टा एक मरीज डॉक्टर से अगर पूछना है, मतलब डॉक्टर साहब वो तो मुझे मालूम है, मेरी बच्ची है, मेरी पोता है, तो बताए थे कल अब्बू आप बैठ के नमाज पढ़ो, आपके पास आने की क्या जरूरत है? ये पूछने के लिए भी मरीज के पास भी एक होश होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। अब बोलने वाले के पास भी तकवा नहीं, में क्या मतलब बेवकूफी की बात कर रहा है डॉक्टर मरीज से। वो मरीज वो सुन रहा है, वो ये नहीं सुनता कि मैं क्या बेवकूफी की बात सुन रहा हूँ। इसका मतलब क्या है?
दोनों सोए हुए, इसलिए किसी को भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक आदमी इधर जागा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर भी अगर जरा भी जागा हुआ तकवे में, तो ये ऐसी बातें नहीं करेगी। समझो डॉक्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, मरीज अगर जागा हुआ है तो भी मसला नहीं। ये दोनों हालत, मतलब दोनों सोए हुए हालत में। इसलिए हमेशा याद रखने का, मेरी जो प्रैक्टिस, जो मैं इस मकाम में, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बड़ी ऊंची मकाम में हूं, मेरी जो मकाम में मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज, जो तकरीबन 100-150 पेशेंट मैं डेली ओपी में अटेंड करता हूँ, तमाम मरीज आके एक ही चीज बोलते हैं, डॉक्टर साहब काफी आराम नहीं, लेकिन फिर इधर ही आ जाते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं कि 100% हकीम अजमल के पास आके सही। दादी को लेके आते बेटे लोग, बोलते कि दादी को जब तक आपको नहीं देखेंगे तो दादी को अच्छा नहीं लगता है, 6 महीना, फिर आपको एक बार देख लिया तो 6 महीना फुर्सत। हस्बैंड बोलते बीवी जब तक आपको नहीं देखेंगे तो चिड़चिड़ा करते रहते। बीवी बोलते हस्बैंड चिड़चिड़ा रहते जब तक आपके पास 1-2-3 आपकी बात नहीं सुनी। बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि बाबा हकीम कल्लाई में डॉक्टर के पास जाना हो तो सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर बैठते हैं बच्चे, बाकी कहीं अस्पताल नहीं जाता है। ये प्रो ये जो रिटर्न है मरीज से जो हमारे तरफ, ऐसे भी मरीज है मेरे पास। मैं 92, 93, 94, 92 पास आउट हुआ, 92, 93 2 साल में सैलानी था, या तुम बोल सकते फरार था, किम फरार, सैलान में था, घूमते रहता। तकरीबन 97 से पकड़ो, 94 से मुसलसल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ मरीज ऐसा है, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तब से मेरे पास रेगुलर विजिट में भी आता। मैं इनको बोलते बाबा तुम अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाओ, कोई अच्छे अस्पताल जाओ, कोई कंसल्टेंट के पास जाओ, मेरे पास तुम क्यों बार बार आते। अब मरीज को फायदा नहीं, 5%, 10%, फिर मरीज नहीं जा रहा हमारे पास से। ये जो तरीका मैंने जो आजमाया या अपनाया, उसका भी बेस फंडामेंटली यूनानी है। अगर आपके सामने एक आदमी आके बैठा है, आप उनसे बात कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज उनसे बात करके देखो जो खुद उनके बारे में खुद नहीं जानते, वो तुम बता रहे, तो उनके सामने तुम्हारी मकाम अलग रहेंगी। क्योंकि मेरे बारे में इवन मैं नहीं जानता था, ये चीज मेरे सामने वाला हकीम साहब जानता है। तो सोच के देखो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी मकाम क्या रहेगी। ये चीज था एक जमाने में यूनानी को एक इज्जत और एक जो रुतबा, जो म्यार जो थे यूनानी का, उसकी मेन वजह ये था कि यूनानी की जो तरीके इलाज में सबसे अहम चीज था काउंसलिंग। अब काउंसलिंग हम लोग किसका सुनते हैं बेसिकली, कहीं भी बूढ़ा हो, उम्र दराज हो, परहेजगार, मुत्तकी, जैसे वली टाइप के लोग रहते हैं, उनके सामने हम लोग बैठते हैं, उनकी जो आदेश हम लोग इतनी इज्जत से मान लेते हैं। अगर कोई बुढ़ा आदमी भी आया, उसके सामने एक छोटा सा डॉक्टर या हकीम साहब बैठे, तो वो कुछ बोलेगा तो मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज को यूनानी नजरिए से आजमा के देखो, मेरा तरीका, अगर बुढ़ा भी आया 80 साल का, मैं क्या बोलते, क्या अब्दुल, क्या रे, ये मेरी गुफ्तगू की तरीका है। अगर 70 साल का एक अम्मी या दादी माँ भी आया तो उसके नाम से पुकारते, क्या आयशा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो जब बच्चे आते तो बच्चे को जरा, क्या रे हीरो, तो सबसे पहले एक राबिता कायम हो जाता हमसे। बाद में हमको मालूम, बाद में हम लोग क्या करते, यूनानी की जो तरीके इलाज है वो इसमें आजमाने की कोशिश करते। यूनानी की सबसे बेहतरीन एक खूबसूरती, एक बेहतरीन राज भी बोल सकते इसमें,
जो राज हम नहीं बोल सकते, दुनिया के सामने हम ये बोल सकते हैं हमारी एक राज है। ये हमारी जो फलसफा बेसिकली, जो हमारी जो मेटाफिजिक्स, इसके चार मेटाफिजिक्स के ऊपर जो आधार है हमारी पूरी की सिस्टम, उस फंडामेंटल को अगर आपने जान लिया तो आपको मालूम दुनिया के हर आदमी को, हर शे को, हर वक्त को, हर समस्या को कैसे डील करना है तुम जानते। कहीं किधर भी झगड़ा हुआ तो आपको किसी ने लेके गया, जरा भाई आंदोली करो, जरा कॉम्प्रोमाइज करो, तो जब तक उसकी वजह आपको नहीं मालूम, जो आदमी कॉम्प्रोमाइज करने को गया उसको भी मार पड़ेंगे। हम हमारे पास जो भी मरीज आता है, हम मरीज की माहियत समझते, मरीज का भी एक माहियत है, सिर्फ मर्ज नहीं। एक वर्ड मैं अलग इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोग को समझने के लिए, जैसे कि मर्ज की माहियत उसूल इलाज में काम आता है, वैसे एक आदमी की माहियत जानना चाहिए। सामने वाला सफरा भी है, मैं एक ऑफिसर को मिलने जा रहा हूँ, हमको मालूम होना चाहिए ऑफिसर की माहियत सफरा भी है। उसके सामने जाके मैं जरा जोर दबाव या दादागिरी या नेदागिरी करेंगे तो बात बिगड़ जाएंगे। जो ऑफिसर के सामने मैं जा रहा हूँ या किससे मुझे काम निकालना है, वो ऑफिसर अगर बलगमी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो ठंडा रवैया है वो काम नहीं करेंगे। वहां आपको थोड़ा धमकाना, थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा जोर जोर से, थोड़ा सफरा उछाल के उसको डराना पड़ेगा, तब आपकी काम आ जाएंगे। एक आदमी दम्मी है, उसकी मिजाज के एतबार से आपको जरा फ्रेंडली अप्रोच करना पड़ेगा ताकि वो काम आप निकाल सकते उसमें से। उसी दुनिया की कोई भी चीज को उठा के देखो, अगर माहियत आपको समझ में आए, हम लोग सिर्फ माहियत मर्ज समझते। कोई मसला हुआ, कोई वाकया हुआ, हर चीज का एक माहियत होता है। उस माहियत को समझने की कोशिश करो। वो कौन हो, वो फसाद हो, कौन हो फसाद हो, उसमें भी एक माहियत होगा। इसलिए अक्सर जो ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनान के जो फिलोसोफर, अरस्तु, सुकरात की जो सोच, वो ये सोच में थे दुनिया कहां से आए, कि हम कहां से आए, हम कहां जाएंगे, और ये तब्दीलियां क्यों हो रही दुनिया में। ये तब्दीली के कोई ऑर्डर है क्या, कि तरतीब है क्या, या ये कौन के अलावा फसाद हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन में भी कोई ऑर्डर है क्या, ऑर्डरली डिस्ट्रक्ट हो रहा है क्या, ये सब सोचते उन लोग की। आज हमने जो साइंस हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी सोच का नतीजा है। इधर से तो फिलोसफी शुरू हो गई। अब यहां हम बच्चे की माहियत नहीं जानते, बीवी की माहियत नहीं जानते, हमारे मरीज की माहियत नहीं जानते, सिर्फ मर्ज का माहियत जानता हो। उस्ताद का माहियत जानना चाहिए, हर चीज का माहियत जानना चाहिए, ताकि आपकी जो लेन देन है, ये तालमेल है, वो हाईली सिंक्रोनाइज हो जाए। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको मालूम रहते कि जाने अनजाने में आप उनको डील कर लेते। कुछ लोग को धमका के पैसा ले लेते, कुछ लोग को पटा के पैसा ले लेते, कुछ लोग को एक चाय पिला के एक दूध का पैसा उससे निकाल देते। एक तरीका है, ये हम भी इस्तेमाल करते हैं यूनानी में, जाने अनजाने में। इसीलिए कहते हैं कि यूनानी इज हाईली कस्टमाइज्ड। हम लोग, हमारी जो सिस्टम है हाईली कस्टमाइज्ड है। जैसे आपको किसी ने एक मोबाइल फोन बना के दिया, उस मोबाइल फोन हाईली कस्टमाइज्ड है, कॉमन एप्लीकेंट या ऐप आई नहीं, आपकी प्रोफेशन के हिसाब से एक मोबाइल आपको किसी ने बना के दिया, बाकी किसी के पास नहीं। वैसे बड़े बड़े बिलियनर्स बना के लेते हैं कस्टमाइज्ड मोबाइल। तो हमारी जो पेदी हाईली कस्टमाइज्ड है, ये हम जानता भी नहीं, अगर जो भी जानता है उस जानकारी को प्रैक्टिकली उसको कोशिश भी नहीं की। अब आपको मालूम है
आमतौर पे शिन्ने नमू में बच्चों की क्या मिजाज होना चाहिए, उसकी माहियत क्या है? गर्म तर, उसमें तरी ज्यादा, गर्मी भी। बाद में जवान की जो मिजाज होती है उसमें गर्मी ज्यादा है, तरी कम है। बच्चों में तरी ज्यादा है, गर्मी कम है। जैसे शिन्न कौलत में बारित रतब है, रुतूबत का गलबा ज्यादा है, बरूदत कम है। शिन्न शेखूखत में यबूसत का गलबा है। अब ये पढ़ के ऐसा नहीं रखने का, इसकी माहियत जान के क्या फायदा है? अब दोनों की माहियत के हिसाब से अलग अलग तरीके, दादा को कैसे समझाना, दादी को कैसे समझाना, जवान को कैसे समझाना, बच्चे को कैसे समझाना, अधेड़ उम्र वाले को कैसे समझाना, ये कैसे समझाना, ये माहियत जान के तो कर सकते। अब 40 to 60 की एज की जो पेशेंट से जो बात करने का तरीका, वो तरीका आप छिन्ने नमो के बच्चे को मत इख्तियार करो। जो बच्चे से तुम बात करता है वो तरीका शबाब में नहीं चलता है। शबाब से जो काउंसलिंग करने का तरीका है वो जेरियाट्रिक में या शिन्ने शेखुकत में नहीं चलता। जब हमारे हकीम साहब भी कस्टमाइज हो गया सिस्टम के साथ, हर आदमी की बात करने का तरीका अलग है। इस कस्टमाइज को अगर आपने आजमाया तो हर मरीज ये जानेंगे मेरे बारे में सबसे ज्यादा मेरे हकीम साहब जानते हैं, मेरी बीवी से ज्यादा या मेरे शोहर से ज्यादा, मेरे अब्बू से ज्यादा, मेरे अम्मी से ज्यादा, मेरे बच्चे से ज्यादा, मेरे दादा से ज्यादा मुझे जानता मेरे हकीम साहब। तो जाहिर सी बात, हकीम साहब जो भी बोलेंगे मंजूर है, जो भी बोलेंगे मंजूर है। ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस जो है, ये नहीं कि काउंसलिंग को काउंसलिंग बोल के करा, ये नहीं है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है सामने वाली मादा या सामने वाली शेय या सामने वाली कैफियत, किस किस्म की कैफियत, उसको कैसे मुझे डील करना, ये जानना सबसे हाईली कस्टमाइज्ड है, सबसे ज्यादा कस्टमाइज है। अब और थोड़ा अंदर जाए, इस कस्टमाइज को आपको और मोर कस्टमाइज करना है तो क्या क्या अडॉप्ट कर लेंगे? सिर्फ इतना अडॉप्ट करो, हमारी चार मिजाज, चार अखलाक के एतबार से चार मिजाज, उस मिजाज के एतबार से, उस फिजिक्स के एतबार से, उस कैफियत के एतबार से, उस एनर्जी के एतबार से अगर हम उस चीज को जाने तो और मोर कस्टमाइज हो जाए। जिसे आपको मालूम है आपकी आपकी मरीज का कोई भी बीमारी रहने दो, लेकिन मरीज का मिजाज और मर्ज का मिजाज कभी एक चीज जैसे भी होता है, कभी उल्टा भी होता है। मिसाल के तौर पे मरीज का मिजाज सफरावी है लेकिन मर्ज बलगमी हुआ, उसको उसकी हैंडल करने का तरीका क्या है, उसकी मिजाज बदलने की कोशिश मत करो। पैदाइशी है वो, खलकी है वो, पैदाइशी है वो, खलकी है वो। जो मिजाज आर्जी तौर पे हुआ, अब्दी ने आर्जी तौर पे हुआ, उसके लिए ट्रीटमेंट करो। जो कि इसको बलगमी डिजीज हुआ, सफरावी, जो बलगमी को सफरावी इशू हो गया तो उसका इलाज करो। तो यहाँ सफरा, हमको मालिया मेरा मरीज सफरावी है, उसकी बात करने, उससे बात करने के तरीके से लेके परहेज, सब बात की बात है, कस्टमाइज की बात, जो परहेज तो बात की बात है। जो चीज उनको कस्टमाइज करना है वो आपको होना चाहिए कि उस आदमी फायरी है, उस इतबार से इसके बात करने का तरीके से तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे आप काउंसलिंग के लिए, या कोई साइकोथेरापिस्ट के पास जाएंगे, उनकी एक फॉर्मेट रहता है, उनकी एक फॉर्मेट रहता है। वो फॉर्मेट क्या है? वो सबके लिए वही फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, सबसे एक ही सवाल पूछते हैं, सबसे एक ही बात करते हैं, सबको एक ही चीज तरजीह देता है, सबको अलग अलग चीज नहीं है, सबको एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मेट वो क्लासिफाई करके रखी। इसीलिए
इनकी काउंसलिंग में, मॉडर्न मेडिसिन की काउंसलिंग में असर नहीं करते जितना अगर आप एक आपकी बाबा के पास, पीर साहब के पास जाके जो बात मानता है तो वो आपकी स्पिरिचुअल लेयर में, आपकी उस अंदर की लेयर तक उनकी बात उतर जाते हैं। यही बात हमारे साथ भी होना चाहिए, हमारे साथ भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने आदमी को 4 मिजाजों में तकसीम किया। उस इतबार से कार में 4 जो लेयर इंसान की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 लेयर में भी 4 मिजाज के इतबार से हमने 2 पहलू समझ के रखी। कितना और कस्टमाइज होते जा रहे हैं। ये नहीं कि आप कोई फिजिकल इसको इश्यूज को इलाज कर रहे हैं, फिजिकल इश्यूज में भी आप 4 देख रहे हैं, इसमें फायरी है क्या, बलगमी है क्या, दमी, ये 4 देख रहे हैं फिजिकल में। इमोशनल में भी वही देख रहे हैं, ये आदमी सफरावी है तो इसके अंदर अगर सफरावी है तो इमोशनल में क्या रहना चाहिए। ये आदमी बलगमी है तो इमोशनल में ज्यादा साइकिक है, वसवसी है क्या। ये आदमी सौदावी है, इमोशनली इसका क्या क्या चेंजेस हो सकते। मेन चीज इंटेलेक्चुअल में भी, इंटेलेक्चुअल में भी ये 4 लेयर में क्या असर अंदाज है, एंड द सेम टाइम स्पिरिचुअल लेयर। तो इसमें कोई छुटा ही नहीं। अब वो सिर्फ आपको, जो नॉर्मल डॉक्टर है वो अगर साइकोथेरापिस्ट है तो आपके आईक्यू देखेंगे, आपकी रिस्पॉन्स देखेंगे, इसके अलावा वो ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर सकते। हम आपकी 4 लेयर के ऊपर कस्टमाइज बात कर रहे हैं। समटाइम्स आपकी फिजिकल प्रॉब्लम आपको साइकिक प्रॉब्लम हो सकती है, कभी साइकिक इशू आपको फिजिकल प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक। स्टार्ट होता है साइकिक दिमाग में, देन इट लैंड अप इन द सोमैटिक बॉडी, दैट इज व्हाट इज साइकोसोमैटिक। आदमी डर गया, आदमी डर गया तो पेट पे चूहा दौड़ता है। आदमी डर के कभी सर नहीं पकड़ता, डर से आदमी सीना नहीं पकड़ता, डर में आदमी पेट पकड़ता है। यार पेट में कुछ हुआ, बाहर डर लग के एकदम ऐसा लग रहा है, तो वहां एसिड सेक्रीशन ज्यादा गिर रहे, एप्रेसिडिटी हो गई। उसकी एक्शन कहां था, लोकली, लेकिन उसकी रेस्पॉन्स कहां है, दूसरी जगह पे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स that start from psychic and end in the somatic, like in the body. अब अगर आप हर चीज को इंडिविजुअली साइकिक नेचर के हिसाब से इलाज करेंगे तो हिप्नोटिक ड्रग्स देना पड़ेंगे आपको, नींद की गोली, इसके अलावा कोई चांसेस ही नहीं, एंटी डिप्रेशन या नींद की गोली। ये भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन द साइकिक दैट लीड्स इनटू योर बॉडी, बॉडी की इश्यूज भी साइकिक में, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लग रहा है मुझे दर्द की वजह से इतनी साल से दर्द संभाल रख, बीमारी खत्म नहीं हो रही, परेशानी खत्म नहीं हो रहा, दर्द खत्म नहीं हो, देन दैट पेशेंट में बी लैंड अप इन साइकिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को विटलाइगो हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, चेहरे पे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, या कोई पिंपल्स आ गए, तो वो हेल्थ कॉन्शियस स्टार्ट हुआ कहां से, फिजिकली। बाद में सोच सोच के मेंटली उसको इश्यू स्टार्ट हो गए, तो साइकोसोमैटिक सोमैटोसाइकिक हो जाएंगे वो। तो हर इतिबार से यूनानी हकीम साहब की जो काउंसलिंग की जो 4 लेयर है, ये 4 लेयर के अंदर भी हमको ये स्क्रूटनाइज करना जरूरी है कि कौन सी, किस जगह पे किस चीज की एरर हो और उसकी जिद में क्या करना है, बदले में, सॉरी, जिद में क्या असर करना। इस इतिबार से अगर आप देखेंगे काउंसलिंग में वेन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप उस मरीज को कोई चीज समझा रहे हो, ये नहीं काउंसलिंग। काउंसलिंग ये है कि उनकी इश्यूज को इलाज भी जिद के इत्तेदा से उसको एक तरतीब बताए, दैट इज द रियल काउंसलिंग। जैसे आपको सफरावी या बिलरी इश्यूज आ रहे तो उनको बोलो आप सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल करो, या आपकी बॉडी में जो तहरीक बढ़ने वाली तमाम चीजें आप दूर रहो। दिस वाज वन सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग। पब्लिक क्या समझते हैं काउंसलिंग का मतलब सिर्फ साइकिक या साइकेट्रिक इश्यूज के लिए। काउंसलिंग हर चीज के लिए काउंसलिंग, नीड काउंसलिंग। जिसको नहीं जानता वो काउंसलिंग लेना जरूरी है। कुरान खुद काउंसलिंग करते रहते मुसलसल दुनिया से, ये करो वो करो वो मत करो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काउंसलिंग। यहाँ यूनानी के इतिबार से
बच्चों को जो काउंसलिंग करने का तरीका है इट्स एंटायरली डिफरेंट विथ, मैंने बताया 4 लेयर में 4 किस्म की काउंसलिंग होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि डिजीज वाइज जो काउंसलिंग करता है, डिजीज वाइज काउंसलिंग सब जो जानता है, जैसे अभी किसी को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो गया तो फट करके बोलेंगे चाय बंद करो, कॉफी बंद करो, रात में जागो मत, जल्दी खाना खाया करो, ये सब चीज समझाएंगे हम लोग। अगर सपोज इज ए इफ एनीबॉडी गॉट एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, बोलेंगे बाबा काउंसलिंग क्या करेंगे, गोश्त मत खाओ, अंडा मत खाओ, भागो मत, जागो मत, ये ब्ला 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 करते रहे, वो अलग काउंसलिंग हो। जिसको बलगमी शिकायत हो तो ठंडा पानी मत पियो, जूस मत पियो, ये बलगमी के लिए काउंसलिंग हो। लेकिन हमारी जो काउंसलिंग रहती है यानी में एक उमूमी काउंसलिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि मरीज को एक प्रोफाइलैटिक, सिर्फ क्यूरेटिव नहीं, एक प्रोफाइलैटिक एस्पेक्ट का भी एक एक कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जैसे कि आपको कोई डिजीज नहीं, अब आप मरीज को काउंसलिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यू आर बिलियर इन नेचर, इन फ्यूचर यू विल हैव सम, उनसे पूछ के देखो आपको रिपीटेड फूड पॉइजनिंग होते हैं, हाँ डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी उल्टा सीधा खाया तो फूड पॉइजनिंग होते है। डॉक्टर साहब आपको माइग्रेन का शिकायत होते सर, हाँ डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन का शिकायत होते। जितनी पेशेंट जो बोलने वाले हैं, वो पेशेंट से पहले तुम उन खुद को उनसे बात कर रहे हो। अब मरीज, दिस इज व्हाट इज द रियल दिस थिंग, तो पेशेंट बोलेंगे बाबा ये आपको कैसे मालूम, ये एक साइंस है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे, हम मरीज को उल्टा, हमारे पास कुछ बोलने अब आया, बोलने के लिए आया, जैसे डॉक्टर के पास आके बोले डॉक्टर साहब मुझे ये होता है, ये होता है, ये होता है, रात में नींद नहीं आते, मुझे ये चीज पसंद है, इससे मुझे नफरत है, मुझे रात में ख्वाब में ये दिखता है, वो दिखता है, ये दुनिया भर की हाँ। चीज बोलने वाला है। अब तुम क्या कर रहे हो, वो बोलने से पहले तुमको क्या क्या होता है वो सब उल्टा उसको बोल रहे हो। अब तुम समझ के देखो कि उसकी फिर सोच क्या होंगे तुम्हारे ताल्लुक से। तो इसमें बारीकी इस्तेमाल करो, इसमें बारीकी का मुराद ये है कि इसमें तुम हर चीज को कैटेगराइज करो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 4 लेयर में। टॉप टू बॉटम से मतलब स्किन से लेके पूरी ब्रेन से लेके ईच एंड एवरी फिजिकल चेंजेस देखो, एंड अगेन क्लासीफाई इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल क्लासिफिकेशन। ये अगर क्लासीफाई कर दिए तो एक्चुअली आप अगर नब्ज पकड़े, आप अगर नब्ज पकड़े, वालेकुम अस्सलाम, किसी ने अभी एंट्री सलाम मार के किया, अगर नब्ज पकड़े तो यही तो काउंसलिंग है। आप बोलते जा रहे बोलते जा रहे, पेशेंट काउंसिल होकर तुम्हारे पैर पे गिरेगा, पैर पे गिराना तुम्हारा मकसद नहीं, वो खुद ब खुद तुम्हारे पैर पे गिरेंगे क्योंकि वो कुछ बोला ही नहीं। उल्टा उसको क्या चाहिए था काउंसलिंग के थ्रू, और उसका प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम भी तुम बता रहे, सॉल्यूशन भी तुम दोनों एंड दे रहे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कस्टमाइज। ट्रीटमेंट में भी यही कस्टमाइज होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी को दर्द की गोली दे रहे, कुछ लोगों को नींद का भी गोली चाहिए, कुछ लोगों को डाइजेशन का भी गोली चाहिए, कुछ लोगों को मुसक्किन की जरूरत है, कुछ लोगों को मुहर्रिक की जरूरत पड़ती है। तो ये जो कस्टमाइज्ड जो काउंसलिंग है, वो कस्टमाइज्ड काउंसलिंग अगर सीख गया तो, अगर आपको आपके घर पे 3 4 बच्चे, माँ बाप नहीं जानते कौन सी क्या क्या बच्चे, बस डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, बच्चा उल्टा सीधा कुछ भी बन के निकलता है, उनके पीछे भागने की, उनकी टेस्ट क्या है, इन बिल्ट उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है। तुम हार्डवेयर देखते पेशेंट, तुम्हारी बच्चे लोग, मरीज, अरे तुम्हारी जो बच्चे बहुत ही ऑब्जर्वेशन रखता है या हाईली इवेल्युएशन रखते, तो उसको कोई आर्टिस्ट या उसको कोई इंजीनियर या उसको कोई आर्किटेक्ट या कुछ भी ऐसा बिजनेस एनालिटिकल ऑफिसर जैसे चीज बनाओ। आदमी कमांडिंग पावर रखता है, चिल्लम चिल्ली एनर्जेटिक है, उसको लीडर बनाओ। एक आदमी हाईली मिंगल करते हैं, जोवियल नेचर है, दम्भी है, उसको एमबीए में भेजो, इसको बिजनेस इंप्रूव करना आता है वो। अब हम खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश, पहले हमारे मिजाज के एतबार से दो, कभी मिक्स मिजाज भी आता है, बच्चे का मिजाज जानने की कोशिश करो। तो इसमें मरीज का मिजाज एक बार आपके पास अगर आ गए तो इतनी इतनी तरक्की करेंगे आपके दिमाग के अंदर, जो सोचने और कयास की जो
तरीका है, चलने फिरने से आपको अंदाजा लगा सकते हैं इस मरीज जो एंट्री मार रहे है उसको कस्टमाइज्ड मैं क्या बात करूं, क्योंकि इसकी नेचर आपको समझ में आ जाती। कभी कभी इतना बेहतरीन काउंसलिंग से आपको सिर्फ दवा की जरूरत नहीं, दवा इटसेल्फ काउंसलिंग। मैं हमेशा मजाक में भी ये कहते कि होम्योपैथी भी काम करते हैं, नेचुरोपैथी भी काम करते हैं। कभी के नेचुरोपैथी कुछ दवा नहीं देते, दवा ही नहीं है ना इसमें, वो कुछ तरीका से बदल देते तो भी बीमारी अच्छी होती। अब होम्योपैथी में जितना डायल्यूट करते हैं उतना पावरफुल होता है। यानी कि एक कतरा अगर समुद्र में डाल दिया तो वो कतरे से ज्यादा समुद्र की पानी जो निकालेंगे वो सबसे ताकतवर है। जितना डायल्यूशन में जाएंगे उतना पोटेंसी बढ़ रहा है। वो भी आपके ऊपर काम कर रहे हैं। हर जगह पे एक किस्म का काउंसलिंग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि दवा हर जगह पे काम करते। जहां आपका दवा फेल होता है आपकी जबान चलना चाहिए। जबान से मुराद किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप उठा के देखो जितने भी जीपी में सबसे ज्यादा बातूनी, सबसे ज्यादा बात करने वाले जीपी के पास या कंसल्टेंट के पास सबसे ज्यादा पेशेंट रहते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। जो बहुत सीरियस बैठता है, आता है बहुत काबिल हो सकता है लेकिन पेशेंट कंपैरेटिवली सेटिस्फाइड नहीं रहते, चेहरे तक नहीं देखता डॉक्टर। बात करना भी एक काउंसलिंग है ना, भले कुछ भी हो। कभी कभी मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं पेशेंट से पूछते, अरे तुम्हारी बेटी का शादी हो गई, 10 साल पर आया होगा, अरे डॉक्टर साहब अभी भी आप याद रखते हैं वो सब चीज। हमने मरीज की कैफियत के हिसाब से उसकी कभी कोई बातें, क्या हुआ तुम्हारे घर पे अभी जो बीवी से जो झगड़ा होता है, झगड़ा हो या शोहर से जो झगड़ा, सर अब तो भूल गया, अभी आप अभी भी वो याद रखते, क्या हुआ तुम्हारे बिजनेस का, ये चीज पेशेंट को एक कंसर्न मिलता है, मतलब पेशेंट एक रिलेशन बढ़ता है, पेशेंट की एक ये हो जाती है इसके अंदर। वो चीज से अंदाजा लग सकते हैं कि हम कितना मतलब मरीज के कस्टमाइज्ड है उसकी हिस्ट्री से भी। कभी भी पेशेंट हैरान हो जाते, जैसे हम 15 साल 20 साल पहले आए थे, हम सब भूल गए, लेकिन आपने उसको उस चीज को भी याद दिया, याद दिलाया कि इसकी वजह क्या, कि इसके मिजाज के एतबार से हमने उसको याद रखे थे। उसको एक छोटा सा टिप्स हमको पूरी की पूरी हिस्ट्री समझ में लगे, उसकी हिस्ट्री समझ आगे। तो कभी भी कहीं भी जाने के टाइम पे काउंसलिंग, अगर सपोज एक इंटरव्यू को भी आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए भी इंटरव्यूअर और इंटरव्यू में जो जा रहे हैं दोनों का मिजाज का भी बहुत बड़ा दखल है। कभी कभी विदाउट एनी गुड एलिजिबिलिटी आदमी उसके अंदर सक्सेस हो जाते हैं मार्क्स से ज्यादा, या उसकी परफॉर्मेंस जो है इंटरव्यूअर के सामने, दैट अगेन अब मिजाज की खेल है वो। तो ये चीज एक बहुत बड़ा कुंजी है, चाबी है ये। काउंसलिंग को जरा अच्छे से सीखो, ताकि आपके पास अगर दवा नहीं है तो भी हर किस्म के मरीज को आप आपके पास होल्ड करके रख सकते। इतनी सारी पेशेंट आते हैं मेरे पास, एक समझो तकरीबन 10% मरीज इलाज के लिए नहीं, पूरी रिपोर्ट लेके आते, सर आपसे एक राय मशवरा जानना चाह रहे, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आपकी राय आखिरी है, आपकी राय आखिरी है, क्योंकि हमको मालूम है सब लोग इधर इधर की बातें करेंगे। आप जो बोलेंगे परफेक्टली कस्टमाइज बोलेंगे, सर्जरी करना या नहीं, दवा लेना या नहीं, परहेज रखना या नहीं, इसको ऐसे छोड़ना है क्या नहीं, खाली आप एक फाइनल कंक्लूजन दे दो। ये होना चाहिए। हकीम साहब हर जगह घूम फिर के आखिर हकीम का आपसे पास पूरा फाइल ला के देते या डिस्कस करते, सेकंड थर्ड जो भी ओपिनियन, लास्ट ओपिनियन फ्रॉम यूनानी वालों की तरफ से, यूनानी वाले उसको अंडरलाइन कर दिया तो फिर उसके आगे मरीज को जाना नहीं चाहिए, जाएगा भी नहीं। अगर आपकी राय मशवरा इतना मजबूत अगर है तो मरीज जाएगा भी नहीं, नहीं सर ने बोल दिया ना खलास। अब जो सेनेरियो जो चल रहा है, जैसे ये जो सेनेरियो चल रहा है अभी राइट में, ये कंफ्यूज स्टेट है। कंफ्यूज स्टेट बनाया गया वो हेल्थ के मामले में ज्यादातर हुआ है। हेल्थ में सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टेट बना के रखे, कंफ्यूजन में मछली पकड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब सिर्फ तुम कोविड की बात उठा के दो, इससे ज्यादा सबसे नजला एक बीमारी है
इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी इस बीमारी के ताल्लुक से, वैक्सीन के ताल्लुक से, बीमारी के ताल्लुक से, सिम्टम के ताल्लुक से, पॉजिटिव नेगेटिव से ताल्लुक से, डेथ के ताल्लुक से, आईसीयू के ताल्लुक, सब कंफ्यूज क्रिएट करके रखे, कोई पक्का बात नहीं की। मालूम है, तो ये हर मामले में ये ऐसी जगह पे हम जैसे हकीम लोग की अहमियत और बढ़ गया कि चीज को परखने की, उस चीज को बताने की परफेक्ट मेथोडोलॉजी अपने पास है। वो मेथोडोलॉजी फिलोसफी नहीं, वो मेथोडोलॉजी हाईली हाईली साइंटिफिक है। उसकी जो मेटाफिजिक्स है वो परफेक्ट है, वो उसमें एरर नहीं हो सकता। डेंगू की चोट में आप बात कर सकते हैं क्योंकि ये इसलिए, बाकी सब सेकेंडरी। तो ये नहीं कि एक बेहतरीन काउंसलर अगर आपको बनना है तिब के मामले में नहीं, पॉलिटिशियन को भी, जैसे अभी इंडिया में भी बहुत सारे काउंसलिंग के लिए साथ साथ में बोलते हैं ना एडवाइजरी बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर की जो जैसे एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर ऑफ एडवाइजरी, यानी प्रधानमंत्री को एडवाइस देने वाली मेंबर बॉडी रहते हैं एडवाइजरी बोर्ड। मैं समझता हूँ हर एडवाइजरी बोर्ड की जो हेड है वो हकीम होना चाहिए, वही जान सकते हैं हर आदमी की बात सुन के एक आखिर एक राय मशवरे का हकीम दे सकता है एडवाइजरी बोर्ड। तो जो हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर नहीं, हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड में हकीम साहब को होना चाहिए। आखिर सबके गुफ्तगू एजेंडा सब डिस्कस होने के बाद हकीम साहब आखिर ये होना चाहिए कि बाबा इस मामले के बारे में आपका क्या राय मशवरा। तो वो मौसम रहने दो, सियासत रहने दो, बिजनेस रहने दो, हर जगह की काउंसलिंग कहाँ क्या कैसे करना है ये हम जानते हैं, तिप के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में। तो सबसे पहले तिप तो सीखो, हमारा मरीज को कैसे हैंडल करते, मरीज के मकाम के हिसाब से, मरीज की उम्र के हिसाब से, मरीज के मौसम के हिसाब से, मरीज की क्या सोच है, उस सोच के हिसाब से उसको क्या इन्फिल्ट्रेट करना है। हम पढ़े ना कि फिजिक्स में बी ब्लड ब्रेन बैरियर, मैं मजाक में कहते कभी कभी ऐसा काउंसलिंग करो इसकी दिमाग की जो बैरियर क्रॉस करके अंदर जाना चाहिए। हर आदमी समझाता है लेकिन हर आदमी समझता नहीं, समझाने की तरीके की वजह से। अब आप फंडामेंटली बात करेंगे तो हर आदमी समझेगा। अब कुछ जो मैथमेटिक्स नहीं समझता है वो समझेगा ही नहीं, जो मैथमेटिक्स समझता है वो उसके लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। अब तुम हर आदमी को उसकी बेस जानता है तो उसके समझाने के तरीका, उसकी फंडामेंटल बेस से ही तुम शुरू करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होते मैं समझा नहीं। सो यूज दिस टूल टू इम्प्रूव, टू एम्पावर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। एक अहम चीज है वो। जब मेरे पास मरीज आता है तो अक्सर मेरे कमरे में 3 5 6 जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, ट्रेनीज रहते, तो पूरा भरा हुआ रहता। तो मरीज जब आते तो परेशान होके, मतलब तो मैं क्या करता हूँ मरीज को, मतलब मरीज तो अभी इतना परेशान है तो क्या, मतलब तुम्हारी थैली बैग सब उधर रखो, एक लंबी सांस लो 2 3 हो सकते गाना भी गुनगुनाओ, आराम से बैठो उधर, फिर इधर उधर की बातें करेंगे, बीमारी की नहीं, मतलब बीमारी से बाद में बात करेंगे, तुम कहाँ से आ रहे क्या है वो। पहले एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करता है कि इसकी मिजाज के अंदर जो रद्दोबदल हुआ है वो ओरिजिनल में आ जाएंगे, इसकी हरकत से, इसकी फितरत से। बैठो 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 चाचा बैठो, चाचा परेशान है मुझे देख रहे हो, उस डॉक्टर को चेहरे में देख रहे इधर, चाचा बैठो सब बाद में देखेंगे आराम से, तुम बैठो ना। कहा चाचा क्या हाल है, कैसे हो, कैसे चल रहा है तुम्हारे गांव में कोविड वगैरह, बात करते करते, ऐसा नहीं कि क्या हुआ, कब से क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ, बल्कि उससे बात मत करो, धीरे धीरे इससे बात मिलाओ। एक थैली रखा रहता है लटका हुए, एक हाथ में मोबाइल पड़ा रहता है तो परेशान है, मोबाइल गिरेगा क्या, थैली गिरेगा क्या, अभी हकीम साहब से बात भी करना है, थैली को भी संभालना है, मेरी स्टाइल को भी संभालना है, पूरी की पूरी कंफ्यूज स्टेट में कुछ तो कुछ बकते चले जाते मरीज और चले जाते। पहले क्या कहता हमारा, तुम्हारी थैली नीचे रखो, उसमें कुछ खास तो नहीं, नहीं मोबाइल इधर रखो, थोड़ा सांस लो, थोड़ा गुनगुनाओ, तो 2 3 सांस अच्छे से लो,
तब उसके अंदर थोड़ा सा हंसी आती है, डॉक्टर इतना सीरियस नहीं जो दिख रहा है, डॉक्टर लगता है थोड़ा मस्ती में है आज। तो मरीज खुद ब खुद एक रिलैक्स फील करता है, फिर पूरा उगलता है वो, कोई चीज उधर छुपा के नहीं रखता है। ये फन है ये, दवा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, एक सब्जम का भी जरूरत नहीं पड़ेंगे सब तुमको क्लिनिक चलाने में। अगर तुम्हारी ये जो तरीका है, जो काउंसलिंग की मेथड अगर तुम अडॉप्ट किए, डॉक्टर साहब आधा बीमारी तो आपकी प्रॉब्लम आपकी बात से समझ, टेंशन लेके आते, कैंसर पेशेंट हो, आईएचडी का पेशेंट, जब हमारे क्लिनिक से जाते तो हंसते 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 बाहर तक हंसते रहते हो, दवा लेने तक वो मेरी बात पे हंसते रहते हो। दैट्स द फर्स्ट अचीवमेंट। तुम्हारी सबसे बड़ा चीज, मरीज जितने टेंशन में तुम्हारे कमरे में है वो बाहर हंसते हुए जा रहे हैं, उसकी जो बाई स्टैंडर भी थे साथ में, वो भी हंसते हंसते मस्ती मजाक में बाहर जा रहे। आज तो उल्टा ही सब खुशी खुशी जाएंगे लेबोरेटरी में और गमगीन चेहरा लेके पैसा भी भरेंगे, टेंशन से वापस आएंगे। ऐसी जगह जाते क्यों? अगर लाइफ जिंदगी गुजारना अच्छे से तो इसी जगह जाओ मत ना, जो आपको दिमाग मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली इमोशनली सोशली आपको ब्लैकमेल अगर कर रहे हैं, तो वहां कहीं को जाने। तुम्हारे क्लिनिक में ऐसा होना चाहिए, स्माइल, यू आर ऑन द राइट प्लेस, ऐसा पेशेंट को फील होना चाहिए, मैं सही जगह पे पहुंचा, नो आई कैन स्माइल, मैं रिलैक्स हूँ। ये फील क्रिएट करके दे, लिख के रखो, यू आर इन अ राइट प्लेस, स्माइल प्लीज, तुम सही जगह पे पहुंचा है, अब तुम हंसो, रिलैक्स रहो तुम। ये मैसेज होना चाहिए तुम्हारी क्लिनिक से। ये नहीं कह रहे बाप रे किसके सामने आके फंसा, भी मेरा गर्दन काटेगा ये, मेरी जेब काटेगा ये बहुत खतरनाक डॉक्टर है, भागने की कोशिश करते हैं कमरे से। ये सब चीज किताबों में से नहीं मिलते, ये सब चीज ये आपको डेवलप करना पड़ेंगे। फिर आपको आपकी तकवा, जो इंसान की जो फीलिंग्स है वो समझने की कोशिश करो। कभी कभी क्या करो, पेशेंट बन के बैठा करो पेशेंट की जगह। मैं अक्सर ये करता हूँ, कभी कभी पेशेंट की जगह तुम खुद बैठो, ऐसा सोचो कैफियत की थी, मैं बैठा हूं उधर, देन एक्ट लाइक ए पेशेंट। तब आपको वो एहसास होगा व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द डॉक्टर। और डॉक्टर की जगह मरीज को बिठाओ और उसको आप थोड़ा सा रियलाइज करके देखो, आपकी वही की वही आपको सोल्यूशन मिलेगी। ओके, घड़ी मैं इसलिए देख रहा हूँ, मुझे एक काउंसलिंग है अभी पेरेंट टीचर्स का कुछ काउंसलिंग, उसको भी अटेंड करना जरूरी, नहीं तो बोलेंगे दुनिया को काउंसलिंग लेके फिर रहे तुम, तुम्हारी बेटे की काउंसलिंग हो बीवी की तरफ से वो आएंगे सबसे पहले। ओके, थैंक यू वेरी मच। द क्वेश्चन आंसर विल बी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कितने इतने लोग मसरूफ